Hello students, today I am going to discuss with you the topic accounting principles यानी लेखांकन के सिद्धांत और सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा ये चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो आज के इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं। We will also come to know about the need of accounting principles. हमें इनकी जरूरत क्यों है? And to know about the various types of accounting principles. कौन कौन से accounting principles हमारे पास अवेलेबल हैं, like in the form of concepts and conventions. So first of all we will talk about GAPs or generally accepted accounting principles. यानी accounting principles क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हुए। जब भी एक कंपनी, एक फर्म या एक इंडिविजुअल पर्सन अपने अकाउंट्स तैयार कर रहा है, अपने बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो सबको फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा, हर कोई अपने तरीके से बनाएगा तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, ना ही हम उनको कुछ हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। सो एक गाइडलाइन होती है जो फॉलो करनी है, उस गाइडलाइन को या उन रूल्स को हम कह देते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये जनरली एक्सेप्टेड यानी कि इनको ओवर वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया हुआ है, लोगों ने इस पर सहमति दी हुई है अपनी, तो इसलिए इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, यानी गैप्स भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फीचर्स क्या हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, या नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस। तो ये जो है ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ, यानी ये जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनका पर्पस ये है कि यूनिफॉर्मिटी लेके आना, एक तरह का सब जो हैं वो एक जैसी चीजों को फॉलो करें। जब वो अपने अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स जो हैं वो एक फॉर्मेट में आए। ओके, सो इसलिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस हैं। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैन मेड हैं, लोगों ने बनाए हैं, फ्रॉम देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी अपने विचार विमर्श करके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उन्होंने ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको बनाया गया है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं अगर सपोज, तो उन चेंजेस को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ये नहीं है कि कोई हमने लैब के अंदर हमने कोई टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया और वहां से कुछ निकल के आए, नो। सो ये मैन मेड है, लोगों ने बनाए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने मिलके ये तैयार किए हुए हैं। नॉट टू बी स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स कि फिक्स नहीं है। सो अगर सपोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये अगर कुछ सपोज चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में, या कुछ जनरल जो चेंजेस हुए हैं जिनको देखते हुए हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस लाना पड़ेगा, तो इन दैट केस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सपोज कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर सपोज कुछ चेंजेस करने पड़े अपने फॉर्मेट्स में, तो हम वो चेंजेस कर सकते हैं। सो दीज आर नीड नॉट टू बी स्टैटिक, दीज आर नॉट स्टैटिक। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो एक्सेप्टेंस होती है कि ये सारे कैसे इसके ऊपर सहमत होंगे, उसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। तीन चीजें ध्यान में रखनी है अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमें जनरली एक्सेप्ट करवाना है, सबकी तरफ से सहमति होनी चाहिए। वो प्रिंसिपल्स क्या है? रेलिवेंस, फिजिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। यानी फर्स्ट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल
इस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हर उस स्टेक होल्डर की नीड को पूरा कर रहा हो। यानी हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए अपने अकाउंट से, अच्छा अब इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है, देयर आर इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट हो गई, कंपनी उसके ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज हो गए, और एक्सटर्नल में आ गए जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, क्रेडिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, जनरल पब्लिक है जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हर इनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो इन सब की नीड्स को फुलफिल करें। तो दैट इज अ रेलिवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिससे कोई किसी को कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, सो दैट मे नॉट बी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेकेंड, इट शुड बी फिजिबल। प्रिंसिपल फिजिबल तब होता है जब हम उसको बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के अप्लाई कर सकें, या बिना बहुत ज्यादा कॉस्ट अप्लाई ना करते हुए जिसको हम अप्लाई कर सकें। सो कोई ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो फिजिबल ही नहीं है कि हम उसको अप्लाई कर सके, वो इतना कॉम्प्लेक्स है या उसके वो बहुत कॉस्टली है, उससे फर्म की बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब विच इज नॉट फिजिबल। ओके, फिजिबल मतलब कि जिसको अप्लाई किया जा सके, ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, विच ऐसा प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करे। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि विच शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, जो इंश्योर करे कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो बिना किसी बायसनेस के दी गई है। दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिविटी हम ऐसे भी कहते हैं कि कोई चीज, कोई ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव तब होती है, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव तब होती है जब उसका प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो जिसको वेरीफाई किया जा सके। सो अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये तीन प्रिंसिपल्स हैं, ये तीन चीजें हैं कि वो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो फिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और वो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो कर रहा है, तो देन वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है। So these were the features of accounting principles. Next is need of accounting principles. Why do we need accounting principles? हमें क्या जरूरत है या क्या फायदा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? एज आई सेड कि अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो हर कोई अपने तरीके से अपने अकाउंट्स तैयार करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो वो ना तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी आएगी, ना ही उसमें कोई आप उनको कंपेयर कर पाओगे। ओके, सो उसका कोई ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टेक होल्डर्स को। सो फॉर नीड इसलिए हमें है बिकॉज वी वांट यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, एक साथ एक तरह से आप अपने अकाउंट सारे तैयार करते हैं, हर एंटरप्राइज जो है वो एक ही फॉर्मेट में अपने अकाउंट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। एंड कंपेरेबिलिटी, वी कैन कंपेयर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ओके, एंड इट ऑल्सो एनहेंसेस द यूटिलिटी, इससे यूज जो है वो बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस वाज अबाउट द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मींस अकाउंट सम अजम्पशंस। कुछ हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हुए हैं, यानी हम अपने अकाउंट्स जो तैयार करते हैं कुछ अजम्पशंस को लेके करते हैं, हम कुछ assumptions लेते हैं। ओके, तो दे आर नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड सेकंड है कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस तब हमारे अराइज हुए ड्यू टू सम प्रैक्टिसेस। जैसे जैसे मतलब लोगों ने ये अकाउंट्स तैयार करने शुरू किए, या जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, विद ट्रेडिशंस, विद कस्टम्स, जो उनके कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनके अकॉर्डिंग वो कन्वेंशन जो हैं या वो प्रिंसिपल्स जो है वो बन के निकले, वो उन्होंने तैयार किए कि हाँ ये चीजें फॉलो होनी चाहिए। ओके, सो आगे हम इनको डिटेल में करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मेन अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज
that business and its owner both are two separate entities. यानी बिजनेस अलग चीज है एंड उसका जो ऑनर है वो अलग है, वो अलग एंटिटी है. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. यानी जो बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो उस ऑनर के अपने पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है. सिमिलरली जो पर्सन के अपने पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो बिजनेस के नहीं है. और फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, जो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होते हैं, ना कि पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो हमने बिजनेस के पॉइंट से बनाने हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग्स. अब सपोज एक जो पर्सन है जिसने अपना पैसा लगाया है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है विद सम अमाउंट जिसको हम कैपिटल कहते हैं. अगर पर्सन ने अपना पैसा लगाया है बिजनेस में तो उसको हम एज ए लाइबिलिटी लेते हैं. हम मतलब फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी है. ओके, तभी आप अपना जो कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी साइड पे डालते हैं क्योंकि वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है. That is why business pay interest on capital to you. You means the businessman, the owner. Okay. For business, interest on capital is an expense. Right? Similarly, अगर suppose वो businessman जो है वो owner है वो कुछ amount निकलवाता है या कुछ business के assets को use कर रहा है, personal purpose के लिए निकालता है, तो they are termed as drawings. उनको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. बिजनेस के लिए वो असेट है. ओके, दैट इज व्हाई जो बिजनेसमैन है अगर उसने पैसा निकलवाया है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और बिजनेस के लिए वो एक इनकम है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस. सो इसलिए हम ये डिफरेंसेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. यानी जो बिजनेस है और उसको चलाने वाला जो है वो अलग है. बोथ आर सेपरेट एंटिटी. हमने जो अपने अकाउंट्स तैयार करने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ना कि पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने हैं. राइट? सो जो उसके पर्सनल ट्रांजेक्शंस हैं वो ऑनर के दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर सपोज मान लीजिए कि ऑनर ने कोई कार परचेज की है, अपने पर्सनल कार परचेज की है पर्सनल यूज के लिए, तो that will not be recorded in the books of accounts of the business. हाँ, अगर वही कार हमने परचेज की है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस में एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए हमने परचेज की है, तो दैट विल बी अ बिजनेस एसेट. वो बिजनेस के एसेट्स में शो होगा. लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए आपने परचेज की है उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. सो दिस वाज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बिजनेस है दैट इज ए गोइंग कंसर्न, यानी इसकी एक लंबी लाइफ है, ये कभी ना खत्म होने वाला है. ओके, इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर. और अकॉर्डिंगली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं. हम ये नहीं मान के चलते कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो अगले साल या 2 साल बाद या 5 साल बाद बंद हो जाएगा. हम ये मान के चलते हैं कि ये तो फॉरएवर चलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई वी मेक डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स. हम फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे और डेप्रिसिएशन लगाते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोई फिक्स्ड एसेट, अगर सपोज हम ये डिफरेंस ना करें, हम ये मान के ना चलें कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक जाएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करना है, तो हम जो भी एसेट परचेज करेंगे वो कोई डिफरेंस नहीं रखेगा कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है. तो ऐसा कोई डिफरेंस हमें करना ही नहीं पड़ेगा. तो क्योंकि हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है, इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए, तो
दैट इज वाई हम एक डिफरेंस लेते हैं कि ये एसेट्स शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, जैसे करंट एसेट्स होते हैं, एंड फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए काम आएंगे। एंड हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को जो है उसकी सपोज हमने कोई मशीनरी परचेज की है जिसकी लाइफ 10 साल की है, हमें लगता है कि ये 10 साल तक हमें यूटिलिटी देगा, तो उसकी जो कॉस्ट है हम 10 साल में स्प्रेड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन हम इसलिए लगाते हैं सो दैट वी कैन गेट ट्रू प्रॉफिट्स फॉर ईच ईयर। ओके, हर साल हमें ट्रू प्रॉफिट्स दिखें, यानी हर साल हम उस कॉस्ट जो हमारी कम होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हमारे हम हर साल उसको चार्ज करें और हमें हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रू प्रॉफिट्स मिले, राइट। सो नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इट अज्यूम्स कि जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, in accounting a record is made only of those transactions or events which can be measured and expressed in terms of money, जिनको आप फाइनेंशियली, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। जो क्वालिटेटिव हैं, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैं, लाइक एटीट्यूड है, स्किल है, इनोवेटिवनेस है, ये सब चीजें हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये दिखाएं कि हमारे पास 10 चेयर हैं, हमारे पास 20 कंप्यूटर्स हैं, इसका भी कोई यूज नहीं होगा अनलेस अंटिल हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम दिखाते हैं कि यस ये 10 कंप्यूटर्स हैं, इनकी कॉस्ट हमारी 30 लाख की है। सो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में आपको ये बताना होगा। ओके, सो हम अपने ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सी, हमने पीछे अभी पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न में ये था कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है वो इनडेफिनेट है, ओके, इनफाइनाइट लाइफ है। तो क्या अब हम अपने जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसको हम कब फाइंड आउट करेंगे? जब बिजनेस बंद होगा तब। that will not serve the purpose, right? So क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो हमें जरूरत है कि हम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हमें पता चलता रहे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या प्रॉफिट्स हैं, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। सो दैट इज वाई हम जो लाइफ है हमारे बिजनेस की उसको कुछ टाइम पीरियड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम उसको, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। सो फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस पीरियोडिकली, भी हमें बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो एक प्रॉपर एक पीरियड के बाद हमें पता चलते रहें, इसलिए द वर्किंग लाइफ ऑफ एन अंडरटेकिंग इज स्प्लिट इनटू कन्वीनियंट शॉर्ट पीरियड्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। तो इसलिए हमने अपने जो हमारी एंटरप्राइज है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसकी जो वर्किंग लाइफ है उसको हम शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। जनरली वो अकाउंटिंग पीरियड हम कितने टाइम का लेते हैं? 1 ईयर, ओके, और 12 मंथ्स का हम टाइम पीरियड लेते हैं। सो एनुअली हम अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, तो हर साल का एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, हर साल के एंड में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि हमारे क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स लायबिलिटीज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और वी ऑल्सो प्रिपेयर आर मंथली रिजल्ट्स भी हम तैयार कर सकते हैं। अब जैसे जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं कंपनीज, उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट करने होते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम बीच में
जो वैसे अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है, बट हम जो रिजल्ट्स हैं वो बीच में भी ले सकते हैं, इंटरिम रिजल्ट्स भी आप ले सकते हैं। और जनरली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अगर हम इनकम टैक्स के उस टर्म्स में बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और अगर कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि हम अपने जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो किस कॉस्ट पे करते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं जिस कॉस्ट पे हमने उनको बाय किया है, जिस कॉस्ट पे हमने उनको अक्वायर किया है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट या सिंपल कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं। ओके, उस टाइम पे सपोज हमने कोई एसेट बाय किया है, कोई फिक्स्ड एसेट, कोई मशीनरी, कोई प्लांट हमने लिया है, उसकी कॉस्ट 20 लाख है, मतलब हमें 20 लाख का पड़ा, हमने 20 लाख में अक्वायर की, तो हम अपने बुक्स में उसको 20 लाख पे शो करेंगे। चाहे उसकी वैल्यू जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो चेंज हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, बट हमने अपने बुक्स में कॉस्ट पे दिखाना है। ठीक है, सो मार्केट प्राइस ऑफ एसेट इज इग्नोर्ड इन दिस केस। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन भी हम इसी कॉस्ट पे ही लगाएंगे, राइट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिकॉज हिस्ट्री यानी कि कॉस्ट जो हमने अक्वायर कर दी, पास्ट में एक्वायर की है ना, सो दैट इज वाई इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट के कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पॉजिटिव्स यानी उसके फेवर में हम ये कहते हैं कि हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट जो होती है वो वेरीफाई की जा सकती है, क्योंकि वो तो हमने एक्चुअली इनकर की है, हमारे पास उसका प्रॉपर एविडेंस होता है, राइट। एंड सेकेंडली क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई हम जो है इसको अपना कॉस्ट पे दिखाते हैं, ताकि हम अब हमारी जो कॉस्ट है उसको हम स्प्रेड कर सकें ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उस एसेट की लाइफ है उस पर हम डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड ऑल्सो की मार्केट वैल्यूज क्योंकि हर बार चेंज होती रहती है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, एंड समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी। समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू determine the market value. So that is why we use this concept, historical cost concept. कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि जिन एसेट्स के लिए हमने कुछ वैल्यू पे ही नहीं किया, इसका मतलब वो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज जो हमारी फेवरेबल लोकेशन है, जो हमारी रेपुटेशन बनी है, ब्रांड इमेज है, तो ये चीजें जिनके लिए हमने पे नहीं किया, इसका मतलब बट वो वैल्यू तो दे रहे हैं बट हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। सेकेंडली क्योंकि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर रहे हैं तो इसका मतलब उस एसेट की जो एक्चुअल में वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो तो आपको नहीं मिल रही। ओके, सो इट विल नॉट डिपिक्ट द ट्रू वैल्यू। पर्टिकुलरली अगर सपोज इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन पीरियड में प्राइसेस जनरली हाई होते हैं, तो हमारे बुक्स में तो एसेट जो है वो कम वैल्यू पे शो हो रहा है, जबकि एक्चुअल में अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज वाई टू सम स्टेक होल्डर्स, कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, मीन्स सबके लिए ये यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट। So these were some positives or negatives, but still we use historical cost concept के बेस पे ही हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो बनाते हैं। So next concept है dual aspect concept. Dual aspect concept यानी which is based on double entry system बेस पे है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। One is debit and other is credit. For every debit there will be a credit. ठीक है, हर कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उसका टू साइड इफेक्ट है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सेम अमाउंट से टू साइडेड इफेक्ट है। लेट्स सी एन एग्जांपल।
सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विद ₹20 लाख। नाउ कंसिडर दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट करना है। बिजनेस स्टार्ट किया है विद 20 लाख, तो बिजनेस में क्या चीज आई है, कैश, मतलब मनी जो है वो आई है। वन अकाउंट इज कैश अकाउंट एंड द अदर, क्योंकि जो पर्सन ने कैपिटल लगाया है हम उसको कैपिटल अकाउंट डालते हैं। नाउ दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो आगे अभी आप अपने नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, आप करेंगे इसको। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। ओके, सो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है विद 20 लाख, सो कैश अकाउंट इज, इफ वी आर डेबिटिंग वन अकाउंट, कैश अकाउंट इज डेबिटेड 20 लाख से, तो द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 20 लाख। सो इसी डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट के बेस पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट्स जो हैं कंपनी के, दे आर इक्वल टू टोटल इक्विटीज, यानी टोटल क्लेम्स के इक्वल, टोटल लाइबिलिटीज जिसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज आ जाती हैं और जो ऑनर की लाइबिलिटी है वो आ जाती है। ऑनर की लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल। सो वी कैन ऑल्सो से एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या आप इसी से ही ड्राइव कर सकते हैं, लाइबिलिटीज इक्वल एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल आप निकाल सकते हैं। सो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन होती है, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो अगर आप इसी एग्जाम्पल को देखें, दिस इज एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल। सो एसेट्स यानी 20 लाख जो है कैश, दैट इज एन एसेट, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी कोई नहीं है, प्लस ऑनर की इक्विटी यानी कैपिटल है 20 लाख, सो दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट। ओके, so the both the sides will be equal. This was dual aspect concept. So next concept is realization concept. Realization concept ये कहता है कि हम किस पॉइंट पे अपने जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको माने कि वो रियलाइज हो गए हैं। यानी जब सपोज हम अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो जब प्रोडक्ट हमने सेल किया तो किस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि ये हमने प्रॉफिट को अर्न कर लिया है। ओके, सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज अर्न व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर, यानी जब आप जो टाइटल ऑफ द गुड्स है या सर्विस है वो ट्रांसफर कर देंगे टू द कस्टमर्स। ओके, सो दैट इज द पॉइंट जब हम कहेंगे कि प्रॉफिट अर्न हो गया। ओके, so thus it is incorrect to record profit when order is received या when the customer pay for the goods, यानी जिस टाइम पे आप टाइटल ऑफ द गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, when goods or services are provided or transferred to customers, that is the point when we will say कि profit is earned, profit is realized. For example, suppose if a company got an order of goods on 1st May को उसको ऑर्डर मिला है and delivered the goods on 10th May, 10th मई को गुड्स हमने ट्रांसफर कर दिए, हमने डिलीवर कर दिए, ठीक है, एंड रिसीव्ड पेमेंट ऑन 5th ऑफ जुलाई। सो हम किस डेट को मानेंगे कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड? जस्ट थिंक अबाउट इट, 1st मई या 10th मई या 5th जुलाई। सो द आंसर विल बी व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। ओके, गुड्स आर डिलीवर्ड, सो दैट डेट इज 10th मई। सो बाकी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Thank you. So आज का जो वीडियो लेक्चर अभी हमने गो थ्रू किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट 1 पे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, लेट अस डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउ। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है यू हैव टू डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग बताना है आपको। और यू में बी आस्क्ड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्कस इट्स नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और उसके फीचर्स बताने हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं, जितने भी आपको जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कन्वेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। और आपको पार्ट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन आपको क्वेश्चन के 2 पार्ट या 3 पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स जो मार्क्स हैं आपसे पूछा जा सकता है। सो पार्ट्स में भी आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या कोई भी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन इसमें आपसे पूछी जा सकती है, या किसी एक या दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपको बिजनेस एंटिटी और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आपको मीनिंग पूछा गया है एंड उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताना है। सो हाउ दीज बोथ आर रिलेटेड वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। So these were certain important questions relating to this today's lecture. Thank you very much for watching.